हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हमारे जो भी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर अ सिविल इंजीनियर, जितने भी हमारे जो सिविल इंजीनियर एस्पिरेंट्स हैं, उसमें भी जो फ्रेशर हैं, उनको हम आज का टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे कि आखिर एक फ्रेशर जब भी इंटरव्यू के लिए जाता है तो उनसे किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो उस चीज़ को लेके आज हमारा वीडियो रहने वाला है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कहना है कि सर हमारा आप जो पोस्ट बताते हो हम उसके लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद हम हमें हमें शॉर्टलिस्ट भी कर लिया जाता है इंटरव्यू के लिए, हम बड़े खुश हो जाते हैं। बट जब हम लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो हम इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, और लिहाजा क्या होता है, हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आज उसको लेके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जब भी हम जाते हैं कहीं भी किसी बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, तो हमसे क्या क्या मेन सवाल होते हैं जो कि टेक्निकल में से पूछे जाते हैं, यानी कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग में से पूछे जाते हैं। हमारी टेक्निकल फील्ड से हमारे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं फ्रेशर लेवल पे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एज यू नो AD सिंह, और ये हमारा सेकंड चैनल है करियर डेस्टिनेशन। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। जितने भी करियर करियर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं या फिर अपडेट्स होते हैं, सब हम आपके लिए यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अब से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही वीडियो और लाएं, ताकि आप लोगों को जो प्रॉपर नॉलेज भी होने पाए, स्पेशली जो भी फ्रेशर्स बच्चे हैं उनको समझ में आने पाए कि आखिर हमसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो हमारी कम से कम बने, मैक्सिमम मैक्सिमम ये वीडियो हम 10 मिनट की बनाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे। अगर इससे ज़्यादा टाइम पार हो जाएगा तो मैं उसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे कवर कर दूंगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, ऐसे तो बहुत सारे सवाल होते हैं, बट जो सबसे पहले और मेन जो फॉर्मूला होता है, जो मेन एक क्वेश्चन होता है, वो होता है क्वेश्चन नंबर 1। दैट इज, आप हमें सारे M20 के फॉर्मूले बताइए, जितने भी हमारे मिक्स डिज़ाइन हैं सबके हमें आप रेशियो बताइए। रेशियो छोड़ो, आप हमें ये बता दो कि एक जो बहुत ही प्रचलित मिक्स है, डिज़ाइन है, M20 या फिर M25, उसका रेशियो क्या होता है। मैक्सिमम बच्चों से फ्रेशर पे इसी चीज़ को पूछ लिया जाता है, और मैक्सिमम बच्चे इसी चीज़ में लेके 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 प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज हम इसी को लेके डिज़ाइन बात करेंगे। अगर बच्चा देखो कुछ भी नहीं बोल पाता है तो उससे पहला ही सवाल पूछा जाता है कि वो सब छोड़ो, ये बता दो M20 में जो M होता है इसका क्या मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है मिक्स, कि हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए कितना सीमेंट, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की ज़रूरत है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक हमारा क्यूब है, एक हमारी बीम है, और जो उसकी स्ट्रेंथ आई है वो आई है 20 मेगा पास्कल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका साफ मतलब होता है कि बेसिकली एक हमारी बीम है, एक हमारी अच्छी सी बीम है, और इस बीम के एक हिस्से पे, एक MM स्क्वायर के हिस्से पे, एक जो MM स्क्वायर जरा सा हिस्सा होगा, वहां पे 20 न्यूटन का लोड लग रहा है। हम इसे कहते हैं 20 न्यूटन पर MM स्क्वायर। और ये जो 20 है, ये बताता है हमें M से, M20, M25, M30, M80, ये मतलब होता है मिक्स डिजाइन के M का। वहीं अब सेकंड सवाल पूछा जाता है कि हमें सबका रेशियो बता दो। तो सारे ही रेशियो की हम यहाँ पे प्रॉपर बात कर लेते हैं। जो हमारा M20 का मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चन होता है, M20 का जो रेशियो चलता है वो 1:1.5:3, यानी कि ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो 1:1.5:3,
यानी कि 1, 1.5 और 3। अब ये 1 क्या क्या है, तो 1 रेशियो होता है सीमेंट का, ये होता है सैंड का, और ये होता है एग्रीगेट का। यानी कि एक बोरी अगर हमने सीमेंट ली है तो हम उसमें 1.5 बोरी सैंड लेंगे और उसमें हम लोग 1.5 बोरी एग्रीगेट डालेंगे। एग्रीगेट हमारा जितना भी जाता है, हम कोशिश करते हैं कि हमारा हर एक साइज का हो, फाइन और कोर्स एग्रीगेट हम दोनों को इक्वल अमाउंट में मिला के डालें। एग्रीगेट का भी खैर ये कॉन्सेप्ट चलता है, तो क्या चलो वो तो एक अलग बात है। मैंने इसका आपको रेशियो बता दिया तो आपको पता चल गया M20 क्या होता है। M20 का जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या चीज़ किसको दिखाता है और उसका रेशियो होता क्या है, ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। अब जितने भी M होते हैं सबकी हम लोग वैल्यू फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारा M10, ये भी कभी कभार पूछा जाता है, 1:3:6, ये होता है M10। नेक्स्ट है हमारा M15, 1:2:4। फिर है हमारा M20, 1:1.5:3। फिर है हमारा M25, इसका रेशियो होता है 1:1:2। नेक्स्ट है हमारा M30, 1:0.75:1.5। ये टेबल आपको बाय हार्ड याद होनी चाहिए। यूजुअली मैक्सिमम इंटरव्यूज में इसी में से कोई एक वैल्यू उठा के आपसे पूछ ली जाती है। हमें आप इसका रेशियो बता दो, M बता दो क्या होता है, 10 क्या है, और ये जो रेशियो है इनका मतलब क्या है, तो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया। M है हमारा मिक्स डिजाइन, ये नंबर है उसकी स्ट्रेंथ हमें कितनी चाहिए। इसका जो यूनिट होता है वो मेगा पास्कल होता है, MPa, या फिर न्यूटन पर mm² भी हम लोग लिख सकते हैं। और फिर जो हमारा लास्ट में होता है ये हमारा होता है उसका रेशियो। रेशियो भी मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है। इसमें से मैक्सिमम बार सवाल पूछ लिया जाता है। अब यहां तक आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो फटाफट, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके आगे, एक बहुत ही अजीब सवाल कभी कदार पूछा जाता है, अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि भाई मान लो अगर हमें M80 डिजाइन करना होगा तो उसका रेशियो क्या होगा। अब यहां यही वो सवाल है जहां पे फ्रेशर्स 99% केसेस में चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। ये एक ट्रिक क्वेश्चन है और बहुत कम को पता होता है। और कुछ जो खुद को बहुत बड़े काबिल फाजिल तीरंदाज समझते हैं वो तो मुंह पे बोल देते हैं कि सर ये तो फॉर्म हो ही नहीं सकता, M80 तो बन ही नहीं सकता। लेकिन ये बात गलत है, M80 बन चुका है और M80 यूज भी होता है, और आज नहीं बहुत टाइम पहले ही बन चुका है। ये कैसे होता है, तो इसके लिए आपको जो इंटरव्यू में बोलना है कि सर ये हमारा बनाया जाता है मिक्स डिजाइन से। अब मिक्स डिजाइन क्या होता है, तो मिक्स डिजाइन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं और उससे हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं सीमेंट के, सैंड के, एग्रीगेट के। उसमें हम लोग चाहे तो अलग अलग एडहेसिव मिला सकते हैं, केमिकल मिला सकते हैं, एड मिक्सचर मिला सकते हैं, और फिर हम लोग उनके क्यूब्स बनाएंगे। जो हमारे क्यूब्स होते हैं 150 वाले, 150 बाय 150 बाय 150, ये एक एवरेज क्यूब का साइज होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि आखिर जो क्यूब टेस्ट किया जाता है हमारा, जो हमारा टेस्ट किया जाता है उनके क्यूब्स का साइज कितना होता है, तो होता है 150 बाय 150 बाय 150। इतना आपको याद रखना है, ये चीज आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। फिर 150 का क्यूब भी आप लोग बोल सकते हो। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। हाँ तो भाई ये हमारा हो गया, लेकिन हमारी बात थी कि जो M80 आता है वो हम लोग मिक्स मिक्स डिजाइन करते हैं। हमने हिट एंड ट्रायल मेथड किया और हम लोग अब उसका हमने क्यूब बना लिया, और उस क्यूब की अब हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं, स्ट्रेंथ पता करते हैं। स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं, सबसे पहले हमने क्यूब बनाया,
क्यूब को हमने क्योरिंग टैंक में डाला, क्यूरिंग टैंक में डाला, और टैंक में उसे डालने के बाद 28 डेज हमने वेट किया, और हमें फिर 28 दिन के बाद जब हम उसको टेस्ट करते हैं, जब उसका हम लोग टेस्ट करते हैं कंप्रेशन मशीन में, तो जो उसका रिजल्ट आना चाहिए वो 80 मेगा पास्कल से आना से ज्यादा ही आना चाहिए। और किसी भी बैच का अगर 95%, फॉर एग्जाम्पल आपने क्यूब बना दिए, क्यूब कास्ट किए खूब सारे, मान लो आपने एक सीमेंट का बैच बनाया, ठीक है, और उसका आपने मान लो अगर 10 क्यूब्स कास्ट किए, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इन 10 क्यूब्स में से 95% क्यूब्स पास होने चाहिए। अगर वो पास होंगे तभी हम लोग कहेंगे कि इसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ उतनी आई है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इन 95% क्यूब 80 मेगा पास्कल का लोड झेल लें। अगर नहीं झेल पाए तो जो हमारा टेस्ट है वो फेल हो जाएगा और हमें हर चीज फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। और अगर 95% क्यूब इतना लोड झेल ले गए, से ज्यादा का लोड, अगर 80 मेगापास्कल से ज्यादा का लोड झेल गए, तो जो हमारा टेस्ट है वो पास हो गया। और बधाई हो, इसी के साथ साथ आपने M80 कंक्रीट भी बना दी। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ये एक, इस टॉपिक में से कोई भी इंटरव्यूअर इससे ज्यादा डीप सवाल नहीं पूछ सकता। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी खूब इंटरव्यू लिए हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अगला टॉपिक यहां पे ले लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भाई जब भी हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, क्यों हमेशा सीमेंट के साथ या फिर कंक्रीट के साथ स्टील ही लिया जाता है, कोई और मेटल क्यों नहीं? भाई कॉपर क्यों नहीं, एल्युमिनियम क्यों नहीं, जिंक क्यों नहीं, क्यों नहीं कोई दूसरा मेटल हम लोग यूज करते हैं? बताइए, हम लोग क्यों हमेशा स्टील ही यूज करते हैं, क्यों सरिये ही यूज करते हैं? अब बच्चों को लगता है कि ये सवाल बहुत इजी है, और वो अक्सर इसका वो जवाब दे देते हैं जो कि सही तो है, बट उसे देना ठीक नहीं होता है, और वो जवाब दे देते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंटरव्यूअर को उम्मीद होती है कि भाई, कि सर क्योंकि सरिया सस्ता होता है, ये चीप होता है, ये इकोनॉमिकल होता है। और जहां आपने ये जवाब दिया, आप हो गए रिजेक्ट। सबसे पहले आपको ये पॉइंट बोलना ही नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकलिटी नहीं है। ये तो एक रिक्शा वाला भी बता देगा कि ये सरिया होता है। तो बेटा, आप इंजीनियर किस बात के लिए बने हो? आप अगर इंजीनियर बने हो तो थोड़ा तो टेक्निकल बैकग्राउंड में घुसो। टेक्निकल बैकग्राउंड में घुसने के लिए यहाँ पे जो मेन आपका जो जवाब होता है वो ये होता है कि इसका थर्मल कोफिशिएंट बराबर होता है अप्रॉक्स किसके? अगर कंक्रीट का थर्मल कोफिशिएंट स्टील के थर्मल कोफिशिएंट के अप्रॉक्स इक्वल होता है, एकदम सेम नहीं होता है, बट हाँ अप्रॉक्स इक्वल होता है। कितना होता है भाई, लिख लो। कितना होता है लिख लो। जो हमारा थर्मल कोफिशिएंट होता है कंक्रीट का, वो होता है 1.5, और जो थर्मल कोफिशिएंट होता है स्टील का, वो होता है 1.15। इतनी चीजें आपको बाय हार्ट पता होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू भूल गए हो, सपोज भूल गए हो, तो चलो कोई बात नहीं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि इसका थर्मल कोफिशिएंट एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, क्योंकि यहां आप देख सकते हो, यहां पे 1.5 आया है इसका थर्मल कोफिशिएंट,
कंक्रीट का भाई 1.5 है और स्टील का हमारा 1.15, तो जरा सा हल्का सा डिफरेंस होता है। यानी कि भाई जब भी हमारा समर या फिर विंटर्स होंगे और जब हमारा उसका कंप्रेशन होता है, जब हमारा एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है स्टील का, एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी भी बीम का या फिर कॉलम का, तो उनके बीच में थर्मल कोफिशिएंट होने के कारण शियर नहीं जनरेट होगा। होगा भी तो जरा सा होगा, जिसे हम लोग नेग्लिजिबल बोल देंगे। यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को ही नहीं तोड़ देंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये सवाल मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है। और आप लोगों को ये बात जान के हैरानी होगी कि अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है और अगर आप किसी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो ना हो, वो आपसे ये सवाल जरूर पूछते हैं और खोद खोद के पूछते हैं, और इससे ज्यादा खुदाई कोई नहीं करता जितना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप आपको हमारा सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगली बात बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलो, ये एक आसान क्वेश्चन होता है कि भाई ये बता दो, जो सीमेंट का एक पार्टिकल होता है, सीमेंट का एक पार्टिकल है भाई, आखिर इसका साइज क्या है? सीमेंट का एक पार्टिकल आखिर कितना बड़ा होता है? एक पार्टिकल कितना बड़ा होता है? अब बच्चा परेशान हो जाता है, तो कभी सुना ही नहीं, तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो बेटा आज जान लो, अगर नहीं पता है तो खैर ये सब चीज़ आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी। इसका साइज 0.007 से 0.2 mm, यानी कि 7 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन तक रहता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ये चीज भी आपसे पूछ ली जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताइए, जो जब भी हम कोई क्यूब कास्ट करते हैं या फिर कोई जब बीम या कॉलम हम लोग कास्ट करते हैं, तो भाई हमको ये पता है कि उसको 28 डेज में उसमें 99% उसमें स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए। बाकी जो बची बची 1% स्ट्रेंथ वो कितने टाइम में आती है? तो इसका जवाब होगा कि इसकी जो बची कुछ स्ट्रेंथ होती है वो 1 साल, 1 ईयर में आती है। 99% स्ट्रेंथ तो हम लोग 28 दिनों में मिल जाती है, बट हाँ बाकी 1% स्ट्रेंथ आने में 1 ईयर लग जाता है, और उस 1 ईयर के बाद उसकी स्ट्रेंथ सडनली, सडनली नहीं, ग्रेजुअली डिक्रीज करने लग जाती है। और 15-20 साल बाद क्या होता है, वो बिल्डिंग ढहने लगती है, उसको रिपेयरिंग की जरूरत पड़ जाती है। ये भी एक सवाल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछ लिया जाता है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि भाई डेड लोड और लाइव लोड में क्या अंतर होता है? तो डेड लोड क्या होता है? सबसे पहली बात, डेड लोड वो लोड होता है जो किसी भी स्ट्रक्चर का अपना लोड होता है। यानी कि अगर एक बीम है या फिर एक कॉलम है या फिर एक स्लैब है, तो भाई उसका जो अपना खुद का वेट होगा उसे हम लोग कहेंगे डेड लोड। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि सर चलो ये बात तो ठीक है, बट हाँ, जो हमारे होम अप्लायंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल बेड हो गया, भाई आप किसी घर में रहते हो, आपके घर में बेड होगा, अलमारी होगी, लैपटॉप होगा जिस पे आप कुर्सी होगी, ठीक है, चेयर होगी जिस पे आप बैठे हो, या फिर बेड पे जिस पे आप लेट के ये वीडियो देख रहे हो, तो आखिर ये सब जो चीजें होती हैं इनका वेट किसकी श्रेणी में आता है? हम लोग इन्हें डेड लोड कहते हैं या फिर लाइव लोड कहेंगे? तो इसका एक छोटा सा जवाब होगा कि भाई हम जिस पे बैठे हैं ना, उसे
इस चीज को भी हम लोग हमेशा डेड लोड के अंदर लेते हैं, क्योंकि ये लोड मूवेबल नहीं होता है। आपने अगर एक बार कहीं ला के अपना बेड कहीं धर दिया तो आपने धर दिया, आप अपना बेड जल्दी मूव नहीं करोगे। अगर मूव नहीं करोगे तो वो एक तरह से उसी स्ट्रक्चर का पार्ट बन के रह जाएगा और उसको भी ऐसा डेड लोड ही गिना जाएगा। बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में कि हमारा लाइव लोड। लाइव लोड क्या होता है? तो बेटा लाइव लोड वो लोड होता है जो कि आपका अपना लोड है, यानी जो किसी भी पर्सन का लोड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अब आप क्लासरूम में बैठे हो तो उस क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका वेट लाइव लोड कहलाएगा। बट जितने भी चेयर हैं या डेस्क हैं या जितना ब्लैक बोर्ड है उसका लोड डेड लोड की कैटेगरी में आएगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल है जहां से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इससे ज्यादा कोई भी इस टॉपिक से सवाल नहीं पूछ सकता है और हमारा सेशन भी आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर पसंद आया हो तो बता देना, हम अगले आने वाले समय में भी ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्लासेस आपके लिए लेते रहेंगे जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिलेगी और इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। और बाकी चीज़ों के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।